हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। भारत में तुर्की की सियासी और रणनीतिक पिटाई अब साफ दिखने लगी है और इस बीच तालिबान ने ऐसा झटका दिया है तुर्की को कि पूरा इस्लामी जगत सकते में है। ये साफ हो गया कि तालिबान अब धोखेबाज मुस्लिम मुल्कों के झांसे में नहीं आने वाला, वो अब अपना खेल खुद खेल रहा है। और अब एक और बड़ा मोड़, तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को बदलने की तैयारी में है और जो नई जगह चुनी गई है वो भारत से गहराई से जुड़ी है। अब बात ऑपरेशन सिंदूर की। जब भारत और इसराइल के हथियारों ने मिलकर पाकिस्तान में तबाही मचाई थी, तो अब खबर है कि इसराइल खुद भारत से एक बड़ा हथियार खरीदने जा रहा है। दुनिया भर में हथियार बेचने वाला इसराइल आज भारत के दरवाजे पर ग्राहक बनकर खड़ा है और सबको पता है, जब जब भारत को जरूरत पड़ी, चाहे वो कारगिल हो या पाकिस्तान की किसी नापाक हरकत पर जवाब, इसराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। और दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर तुर्की पहुंच गए हैं। वहां भारत को टारगेट करने की नई साजिशें रच रहे हैं। लेकिन यह भी जान लीजिए, अब भारत वो मुल्क नहीं रहा जो चुपचाप देखे। अब भारत ने हथियारों की कूटनीति खोल दी है और दुश्मनों को उन्हीं के दुश्मनों से तबाही दिलवाने की तैयारी कर दी है। आर्मेनिया को भारत की ओर से बड़े स्तर पर हथियार मिलने वाले हैं और इसका सीधा मतलब है अजरबैजान और तुर्की की सांसें अब फूलने वाली हैं। इसी बीच ईरान की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान की सीमाओं पर इसराइल स्टाइल की सुरक्षा दीवार बनाना शुरू कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि अब ईरान को भी पाकिस्तान से डर लगने लगा है और अब उस गुप्त देश की पोल भी खुल गई है जो पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के समय समर्थन दे रहा था। अब उसका नाम भी सामने है। अब साफ हो गया है कि यह देश भारत से दोस्ती की आड़ में दगाबाजी कर रहा था। सब कुछ जानेंगे विस्तार से। देखिए, तालिबान ने एक बार फिर अपनी बादशाहत के तेवर दिखा दिए हैं और इस बार निशाने पर है तुर्की, जो खुद को मुस्लिम देशों का नेता साबित करने की होड़ में हर जगह टांग अड़ाने से बाज नहीं आता। तुर्की के नेतृत्व में तुर्किक राज्यों के संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्किक स्टेट्स ने अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार की मांग रखी थी, जिसमें जातीय विविधता को जगह देने के साथ तुर्किक लोगों के लिए अलग राज्य की बात की गई थी। इस संगठन में अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की और उज्बेकिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन तालिबान ने दो टूक कह दिया कि अफगानिस्तान के मामले पूरी तरह घरेलू हैं और उसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने साफ कर दिया कि अफगानों की इच्छाओं और सुझावों पर ही विचार किया जाएगा और बाहरी दखल से अफगान जनता को ही नुकसान होगा। तालिबान ने समावेशी सरकार की मांग को सिरे से खारिज करते हुए अमेरिका और अन्य मुस्लिम देशों तक को यह संदेश दे दिया कि अफगानिस्तान अब किसी की सुनने वाला नहीं है। मुजाहिद ने समावेशिता पर बात करने की बजाय तुर्किक देशों से आर्थिक सहयोग की मांग की है। उन्होंने यह भी दोहराया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यानी अब तालिबान न किसी से दबता है और न झुकता है। उसकी बादशाहत में बाहरियों की कोई जगह नहीं। अब आप खुद सोचिए, जो तालिबान तुर्की जैसे बॉस बनने की कोशिश करने वाले मुल्क को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, वो पाकिस्तान जैसे नापाक और दोमुहे मुल्क को झटका देने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। ये वही तालिबान है जो अब साफ कर चुका है, वो किसी भी देश की आंतरिक दखलंदाजी नहीं सहेगा, फिर चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो या चीन जैसा चालबाज ड्रैगन। अब तालिबान अपने देश की बागडोर अपने हाथ में रखेगा, अपने नियमों पर, बिना किसी बाहरी दबाव के। तालिबान को मालूम है कि जो देश अपनी सीमाओं में दूसरों को घुसने देता है, वो फिर अपने ही आंगन में पराये हुक्म को भुगतता है। अमेरिका का युद्ध, रूस की रणनीति और पाकिस्तान की गद्दारी, तालिबान सब झेल चुका है। उसे समझ आ गया है कि पहाड़ी इलाकों में बैठकर जब बाहरी ताकतें अपनी चालें चलती हैं, तो वे आपको आपके ही घर में गुलाम बनाने लगती हैं। और यही वजह है कि अब तालिबान एक एक देश को सीधा मैसेज दे रहा है, हम अपने देश के मालिक खुद हैं और जो भी हमें मोहरा समझेगा उसे धक्का मिलेगा। इस बार तुर्की गिरा है, अगली बारी पाकिस्तान की है। तालिबान अब किसी का कठपुतली नहीं बल्कि खुद का खलीफा बन चुका है। उधर जिस कंधार को भारत कभी प्लेन हाईजैक की त्रासदी के रूप में याद करता है, अब तालिबान उसे अफगानिस्तान की नई राजधानी बनाने की तैयारी कर रहा है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने अफगानिस्तान के वित्तीय नियंत्रण को काबुल से हटाकर सीधा कंधार में स्थापित कर दिया है। कंधार अब सिर्फ तालिबान का गढ़ नहीं रहा, बल्कि वह केंद्र बनता जा रहा है अफगान सत्ता का।
तालिबान ने वहां राष्ट्रीय बजटीय मामलों की देखरेख के लिए नया वित्तीय कार्यालय शुरू कर दिया है। यह कदम संकेत है कि तालिबान काबुल को पीछे छोड़कर अब सत्ता का संचालन अपने पुराने गढ़ कंधार से करेगा। तालिबान में भी इस समय दो बड़े धड़े चल रहे हैं, एक हक्कानी नेटवर्क और दूसरा कंधारी धड़ा। अखुंदज़ादा इस निर्णय से साफ कर चुके हैं कि कंधारी धड़ा ही आगे सत्ता की असली चाबी रखेगा। यही कंधार है जहां 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर लाया गया था। आतंकियों ने यहीं से मसूद अजहर जैसे खूंखार आतंकियों की रिहाई के लिए भारत पर दबाव बनाया था। अब उसी कंधार को तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता का केंद्र बना रहा है। तालिबान की नजर में कंधार धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। काबुल की साख धीरे धीरे खत्म की जा रही है। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने जिस रफ्तार से अफगानिस्तान की सत्ता हथियाई थी, अब वह उसी रफ्तार से अपने मजबूत गढ़ को सत्ता का केंद्र बना रहा है। इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए भारत ने अब ऐसे देशों को हथियार देना शुरू कर दिया है जो तुर्की और अजरबैजान के सीधे दुश्मन हैं। अब अजरबैजान के सामने भारत समर्थित आर्मेनिया खड़ा है और तुर्की के हर मोर्चे पर भारत की हथियार नीति आग उगल रही है। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन इसराइल को घातक हथियार देने का फैसला कर लिया है। नई दिल्ली से आई यह खबर भारतीय रक्षा ताकत का बिगुल है। देश की अग्रणी कंपनी NIB लिमिटेड को इसराइल की विश्व प्रसिद्ध तकनीकी कंपनी से करीब 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस डील में 300 किलोमीटर तक की रेंज वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर बनाया जाएगा और इसकी सप्लाई की जाएगी। यह पहली बार है जब भारत के जमीन पर इतनी एडवांस तकनीक का निर्माण वैश्विक बाजार के लिए होने जा रहा है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया विजन की एक ऐतिहासिक उड़ान कहा जा रहा है। इस यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर को पूरी तरह से आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह वर्तमान में मौजूद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विकल्प से कहीं ज्यादा प्रभावशाली प्रदर्शन करता है। इस साझेदारी से NIB लिमिटेड न केवल भारतीय सेना बल्कि दुनिया भर के ग्राहकों को भी हाई परफॉर्मेंस, स्वदेशी और भरोसेमंद तकनीक देने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। एक तरफ भारत अपनी रणनीतिक दोस्ती को और गहरा करता जा रहा है। इसराइल जैसे शक्तिशाली और तकनीकी ताकतवर देश के साथ उसका गठबंधन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, जहां से भारत को अत्याधुनिक हथियार, खुफिया जानकारी और निर्णायक समर्थन मिल रहा है। जब जब भारत पर खतरा मंडराया, इसराइल सबसे पहले खड़ा नजर आया, फिर चाहे वो कारगिल हो या हाल ही का ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। वो अब तुर्की जैसे चालबाज मुल्कों की गोद में जाकर भारत के खिलाफ नई साजिशें बुन रहा है। ये देश मिलकर भारत को कूटनीतिक, सामरिक और आर्थिक तौर पर ढेरने का प्लान बना रहे हैं। इस्तांबुल में जो हुआ वो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि भारत के खिलाफ तैयार हो रही एक साजिश की पटकथा थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से रातों रात मुलाकात कर भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे दिखे। दावा किया गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और डिफेंस सेक्टर में सहयोग पर बात हुई, लेकिन हकीकत यह है कि भारत पाक तनाव के इस दौर में एर्दोगन ने पाकिस्तान को न केवल समर्थन दिया, बल्कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए हथियार, ड्रोन और ट्रेंड ऑपरेटर्स तक भेज दिए। दोनों देशों ने मिलकर ट्रेड को $5 अरब तक पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और डिफेंस सेक्टर में साझेदारी को और गहरा किया जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर को भी इस रणनीति में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एर्दोगन ने इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद रेलवे लाइन को बेहतर करने की बात भी कही है। साफ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क बन रहा है जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तुर्की आर्मी चीफ से गुपचुप मीटिंग, डिफेंस डील्स का संदिग्ध विस्तार और एक साथ 4 मुस्लिम देशों का दौरा यह बताता है कि पाकिस्तान अब एक वैश्विक मुस्लिम ब्लॉक की छाया में भारत को घेरने की साजिश रच रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन पहले ही कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं। उन्होंने इसे न्यूक्लियर पावर्स के बीच का मसला कहकर भारत की रणनीतिक संप्रभुता पर चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। एर्दोगन अब तक 10 बार पाकिस्तान जा चुके हैं और हर बार भारत के खिलाफ बोलने से नहीं चुके। भारत अब कूटनीतिक स्तर पर तुर्की को घेरने की तैयारी में है। ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया जैसे तुर्की विरोधी देशों से भारत ने संबंध मजबूत किए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में भारत ने साइप्रस गणराज्य का समर्थन करके तुर्की को बड़ा झटका दिया है। ये गठबंधन अब केवल हथियारों का नहीं, विचारधारा का युद्ध बन चुका है। भारत जान चुका है कि तुर्की अब दोस्त नहीं,
पाकिस्तान के साथ खड़ा एक रणनीतिक दुश्मन है। अब भारत भी कम नहीं है। तुर्की और अजरबैजान अगर पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ चालें चल रहे हैं तो भारत ने भी उनकी चाल को उन्हीं के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। अब भारत ने सीधा फैसला लिया है, तुर्की और अजरबैजान के दुश्मनों को तबड़तोड़ हथियार सप्लाई किए जाएंगे और शुरुआत हो चुकी है। आर्मेनिया जैसे देशों को अब भारत से घातक हथियार, रॉकेट सिस्टम और हाई लेवल डिफेंस टेक्नोलॉजी मिल रही है। अब भारत रक्षात्मक नहीं, आक्रामक डिप्लोमेसी पर है, जो दुश्मनों के खेमे में दरार डाल रही है। हथियार अब सिर्फ जंग के लिए नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने और दुश्मनों को जवाब देने का सबसे बड़ा तरीका बन चुके हैं। पाकिस्तान के साथ तुर्की और अजरबैजान की साजिशों के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने तीनों देशों की नींद उड़ा दी है। भारत अब आर्मेनिया को आकाश 1S मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप देने जा रहा है। यह वही आर्मेनिया है जो अजरबैजान का दुश्मन और तुर्की का कट्टर विरोधी है। पहली खेप नवंबर 2024 में दी गई थी और अब दूसरी खेप की तैयारी है। भारत सतह से हवा में मार करने वाली यह अत्याधुनिक मिसाइल ऐसे समय दे रहा है जब तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच का रणनीतिक गठजोड़ भारत के हितों को खुली चुनौती दे रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर दशकों से युद्ध जारी है। अजरबैजान ने सितंबर 2023 में उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने भारत और फ्रांस पर हमला बोला और चेतावनी दी कि अगर हथियार भेजे गए तो बड़े युद्ध के लिए तैयार रहें। लेकिन भारत ने चेतावनी को ठेंगा दिखाते हुए आर्मेनिया को आकाश मिसाइल देने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, भारत अब पिनाका रॉकेट सिस्टम और हॉवित्जर गन जैसे हथियार भी आर्मेनिया को देने की तैयारी में है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि 2022 से 2024 के बीच आर्मेनिया ने अपने कुल हथियारों का 43% हिस्सा भारत से खरीदा है। रूस कभी आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, लेकिन अब युद्ध में रूस के कमजोर पड़ने से भारत उसकी जगह ले चुका है। अब भारत ने जवाबी मोर्चा खोल दिया है। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारत का यह सैन्य और कूटनीतिक जवाब उनके गठजोड़ को तोड़ने की दिशा में सबसे घातक हथियार साबित हो सकता है। उधर भारत धीरे धीरे मानवीय मदद और विकास कार्यों के जरिए पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। काबुल में पाकिस्तान की पकड़ ढीली पड़ी है और भारत अब चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से संपर्क साधने में जुटा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान और चीन तालिबान को अपने खेमे में खींचने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 10 मई को काबुल में मुत्ताकी से पाकिस्तान और चीन के अधिकारी मिले। फिर 20 और 21 मई को चीन में हुई बैठक में चीन, पाकिस्तान और तालिबान ने सीपेक को अफगानिस्तान तक ले जाने की बात कही। भारत के लिए यह बेहद चिंताजनक संकेत है। अगर तालिबान काबुल में चीन और पाकिस्तान के साथ गहराई से जुड़ता है तो भारत की रणनीतिक योजना को बड़ा झटका लग सकता है। सीपेक वही गलियारा है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत के लिए यह सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला है। अब इशाक डार इस गलियारे को लेकर बांग्लादेश को भी साथ लाने की कोशिश में है। बांग्लादेश से पाकिस्तान के हालिया संबंध सुधरे हैं और तालिबान से भी बातचीत तेज हो गई है। यानी पाकिस्तान एक ऐसा चौतरफा गुट बना रहा है जो भारत की कूटनीति, सुरक्षा और रणनीतिक बढ़त को कमजोर कर सके। चीन की भूमिका इस पूरे खेल में सबसे अहम है। चीन न केवल सीपेक के जरिए अफगानिस्तान तक पहुंच बना रहा है, बल्कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच के रिश्तों को भी मजबूत कर रहा है। वहीं भारत अफगानिस्तान के साथ सीमित संवाद की राह पर है, लेकिन तालिबान की दिशा अभी भी अनिश्चित है। रूस, ईरान, मध्य एशिया के देश भी तालिबान से संपर्क बढ़ा चुके हैं। ऐसे में भारत को अब तेजी से तालिबान के साथ कूटनीतिक और सुरक्षा स्तर पर रिश्ते मजबूत करने होंगे। काबुल में अब बड़ी बाजी चल रही है। यह सिर्फ दोस्ती की नहीं, रणनीति की जंग है। अगर भारत ने समय रहते तालिबान से सही रिश्ता नहीं जोड़ा तो चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान को एक नया युद्ध क्षेत्र बना देंगे। लेकिन पाकिस्तान की तालिबान से नाराजगी भी कम नहीं। टीटीपी के हमलों, शरणार्थियों की वापसी और सीमा तनाव ने दोनों को दूर किया। तालिबान के जनरल मुबीन ने कुनार नदी पर बांध बनाने का ऐलान कर दिया है। ये वही नदी है जो पाकिस्तान की खेती की लाइफलाइन है। तालिबान अब इस पानी से खुद की बिजली बनाएगा, खुद की जमीन सींचेगा और पाकिस्तान को बंजर छोड़ देगा। इसके बीच चीन ने मध्यस्थ बनकर दोनों को एक साथ लाने की कोशिश शुरू कर दी है। ईरान को भी इस्लामिक स्टेट खुरासान से खतरा है। साथ ही 7 लाख अफगान शरणार्थियों और पानी विवाद को देखते हुए ईरान अब तालिबान से रिश्ता जोड़ रहा है। उधर भारत ने जब से सिंधु जल संधि को निलंबित किया है,
पाकिस्तान की संसद में त्राहिमाम मचा है। पाकिस्तान के सीनेटर सैयद अली जफर ने संसद में गला फाड़कर कहा कि यह कोई फैसला नहीं, यह पानी का बम है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान में लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि हर 10 में से 9 पाकिस्तानी इसी पानी पर जिंदा हैं। इसी के साथ ईरान ने पाकिस्तान से जुड़ी अपनी पूर्वी सीमा पर 300 किलोमीटर लंबी दीवार उठानी शुरू कर दी है। ईरान का आरोप है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उसकी जमीन पर 80% ड्रग्स और आतंकवाद आता है। इसी कारण अब ईरान ने इजराइल जैसी 4 मीटर ऊंची दीवार बनानी शुरू कर दी है। जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर जैश अल अदल पर मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। अब जानते हैं उस बड़े खुलासे के बारे में जो अब तक छुपाया गया था। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब तक तुर्की, अजरबैजान और चीन का नाम सामने आ रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ की एक गलती ने पर्दे के पीछे का खिलाड़ी सामने ला दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को फोन कर खुलकर आभार जताया और बता दिया कि तनाव के समय मिस्र उनके साथ था। यह वही मिस्र है जिसका नाम अब तक सामने नहीं आया था। शहबाज ने खुद कबूल किया कि मिस्र ने बैकडोर डिप्लोमेसी से माहौल शांत करने में मदद की। दिलचस्प बात यह है कि 12 मई को एक मिस्र का कार्गो विमान पाकिस्तान में लैंड हुआ था। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो उड़ान भी पाकिस्तान की पोर खोल रही है। बात यही नहीं रुकी। शहबाज ने मिस्र से बातचीत में सिंधु जल संधि का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह क्षेत्रीय शांति के लिए जरूरी है। पाकिस्तान के लिए अब मिस्र एक नए साथी की तरह उभरा है। शहबाज ने अल सीसी को पाकिस्तान आमंत्रित किया और मिस्र ने इस न्योते को मंजूर भी कर लिया है। यानी भारत के खिलाफ छुपा खेमा और भी मजबूत होने की ओर बढ़ रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।